देखो यूनिट नंबर सेकंड चल रही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें लेक्चर नंबर 6 है। उसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी गाउस नियम के अनुप्रयोग हैं। गाउस नियम के 4 अनुप्रयोग हैं। उसमें पहला अनुप्रयोग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक तार है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। यानी जो वायर की लंबाई है वो है इनफाइनाइट, अनंत लंबाई का है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। यानी इसको जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी ये हमारा पहला एप्लीकेशन है गाउस लॉ। ये जो टॉपिक है ये आरबीसी और सीबीएसई में 4 नंबर में पूछा जाता है, यानी ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के लिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं बनता, लॉन्ग क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर करना क्या होगा, यानी आपके पास एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार होगा, उसका हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। यानी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसका हमें क्या निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। अब ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, यानी डायरेक्शन भी होगी, और मान मैग्नीट्यूड भी होगा इसका। ये दोनों क्वांटिटी हमें निकालनी है। पहले हम अनंत लंबाई का तार बनाएंगे, फिर उसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कोई निश्चित पॉइंट मानेंगे हम, पी क्यू आर जो भी पॉइंट है, फिर उसमें 2 चीजें हमें निकालनी है, एक दिशा निकालनी है, दूसरा मान निकालना है। क्यों निकालेंगे 2? क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, इस कारण हम दोनों क्वांटिटी निकालेंगे, दिशा और मान। तो पहले हम बात करेंगे दिशा की, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी। तो पहला पॉइंट हम इसके अंदर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखो पहले हमें लेना है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी सीधा तार जिसकी लंबाई अनंत है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लंबाई अनंत है। हमारे पास इसकी निश्चित लंबाई नहीं है, दोनों ओर से इनफाइनाइट है, अपरिमित लंबाई। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डायरेक्शन भी एक ही तरफ होगी, ठीक है। यानी लॉन्ग वायर हो गया, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, यानी आपको इस प्रकार डैश से दिखाना है, और इधर भी इनफाइनाइट है। पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने हैं, किसके कारण, अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां निकालेंगे, इससे सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु मानेंगे, यहाँ P बिंदु मानेंगे स्मॉल r दूरी पर। यहाँ पर हमें इस तार का विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। पहले हम दिशा निकालेंगे, यानी इस पॉइंट पर मान कितना आएगा वो एक अलग बात है, मान के हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान कैसे निकालेंगे, हमें गाउस नियम काम में लेना है। कौन टॉपिक लंबा है, आराम से समझना इसको। यानी हमें गाउस नियम काम में लेकर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, लेकिन पहले हम दिशा तो निकाल लेंगे, इस तार के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी। तो इसके ओरिजिन से, यानी सेंटर से ऊपर और नीचे दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर 2 बराबर आकार के अल्पांश लेंगे हम। यानी ये अल्पांश है dA1 और दूसरा अल्पांश यहां मैं लूंगा dA2। ये है dA2, यानी ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है ये a है, यानी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम उसके सेंटर O से दोनों ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 2 समान आकार के अल्पांश लेते हैं, dA1 और dA2। इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा dE1, और इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा dE2। दोनों का अलग अलग विद्युत क्षेत्र हो गया, इसका dE1, इसका dE2। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी ये पॉइंट आपका A1 है और ये पॉइंट आपका A2 है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी इसकी दिशा होगी इस तरफ। यानी ये क्या हो गया, dE1 की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज तो प्लस से बदलेगा, निकल गया तो इधर आएगा,
और इसकी डायरेक्शन होगी आपके पास इस प्रकार। यानी ये पॉइंट आपका P होगा, ये पॉइंट आपका P, यानी यहां पर पॉइंट P है आपके, ठीक है। DE2 है ऊपर की ओर, यानी प्लस से वह रेखाएं निकलेंगी तो ये होगा ऊपर की ओर। दोनों की डायरेक्शन हमने बिंदु P पर। पहले आपको ध्यान ये रखना है, हमें दिशा निकालने का है, दिशा में निकालनी है बिंदु P के ऊपर, तो P के ऊपर DE2 ऊपर की ओर और DE1 नीचे की ओर, प्लस से बने रखें आउटवर्ड आवाज की ओर। जब ऊपर वाला जो अल्पांश है यहाँ एंगल बनाएगा अल्फा, तो नीचे वाला भी अल्फा ही बनाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेंटर से बराबर दूरी है, ये दूरी बराबर ले रहे हैं सेंटर से, और जो इनका आकार है, यानी इनका जो आकार है यानी DA1 और बराबर क्या है DA2, दोनों का आकार भी क्या है समान है, दोनों का आकार समान है, इस कारण बिंदु P पर बनने वाला कोण भी क्या होगा समान होगा। तो इस लाइन को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये अल्फा, ठीक है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होगा। शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हो आप इसको, इसके सामने वाले कोण एक दूसरे के विपरीत, दोनों कोण क्या होंगे समान होंगे। अब देखो आगे, जो विद्युत क्षेत्र DE1 है और DE2 है, दोनों का मान क्या होगा समान होगा, यानी DE1 किसके बराबर होगा DE2 के। दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि जो हम अल्पांश ले रहे हैं DA1 DA2, दो अल्पांश हम ले रहे हैं, इन दोनों का आकार क्या है समान है, इस कारण DE1 और DE2 दोनों का मान क्या होगा समान होगा, इन दोनों की वैल्यू समान होगी, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था, यानी दो सदिश का मान समान हो, यानी मान क्या होना चाहिए समान, दिशा क्या होनी चाहिए विपरीत, और क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए क्रिया रेखा अलग। ऐसी कंडीशन जहां लगे, मैंने पहले चैप्टर में जब निरक्ष का विद्युत क्षेत्र यानी द्विविध ध्रुव की निरक्ष का विद्युत क्षेत्र जब वीडियो डाला था उसमें मैंने यही पॉइंट लिखे थे, यानी कोई भी सदिश, दो सदिश आपके पास DE1 DE2 दो सदिश हैं, दोनों का मान समान हो, दिशा विपरीत हो और क्रिया रेखा अलग अलग हो, यानी एक ही क्रिया रेखा ये है, एक ही क्रिया रेखा ये, दिशा भी अलग है और मान क्या दोनों का समान। इस अवस्था में क्या होंगे, इस अवस्था में घटक होंगे, कंपोनेंट होंगे घटक। कंपोनेंट का मतलब एक कोस का घटक लेना आपको, एक साइन का लेना, ठीक है। ऐसी कंडीशन, ये बात आप अलग से नोट कर सकते हो कि मान समान हो, दिशा विपरीत और क्रिया रेखा अलग हो तो कोस साइन के कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, यानी यहां मान समान है। अब देखो जब DE2 के कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इसके लंबवत यानी DE2 और एक कंपोनेंट आएगा इसकी क्षैतिज में, इसी लाइन पर आ जाएगा DE2। अब ये अल्फा है ना, तो अल्फा कोस कोण के साथ कोस का होगा, तो DE2 कोस अल्फा और ये किसका और DE1 साइन अल्फा। अब ये जो बच गया D1, इसके कंपोनेंट करोगे आप, तो इसके कंपोनेंट आएंगे एक नीचे की ओर लंबवत DE1 और एक आएगा इसी रेखा पर, तो DE1 ये तो कोस अल्फा का हो जाएगा, अल्फा के साथ कोण के साथ कोस का, और एक ये साइन अल्फा। अब देखो ये दोनों जो कंपोनेंट है DE1 DE2 साइन अल्फा, यानी DE1 साइन अल्फा और बराबर DE2 साइन अल्फा, यानी इन दोनों का मान समान है, यानी मान क्या दोनों का समान है, दिशा विपरीत है, दिशा क्या है विपरीत है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या होगी, क्रिया रेखा एक ही है, क्रिया रेखा समान है। अब क्रिया रेखा समान होने के कारण यानी एक ही रेखा पर तो है, यानी जैसे आप ऐसे समझो 50 न्यूटन बल ऊपर क्यों लग रहा है, 50 न्यूटन बल नीचे क्यों लग रहा है, तो P पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ऐसे एग्जांपल के लिए मान सकते हो। तो DE1 sin अल्फा DE2 sin अल्फा एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक ही रेखा पर। और ये दोनों देखो DE1 cos अल्फा
और DE2 cos अल्फा, यानी ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, यानी ये घटक, ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब DE1 DE2 cos अल्फा वाले, इनकी देखो मान समान है, यानी मान समान है, और दिशा क्या है, दिशा भी समान है, और क्रिया रेखा भी समान है, क्रिया रेखा भी समान है। तो इस अवस्था में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों क्या होंगे, ऐड हो गए। ये देखो एक ही ओर तो है दोनों, यानी 50 न्यूटन भी दिल लगा, दूसरा 50 न्यूटन भी दिल लगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना। यहाँ दोनों अपोजिट थे, DE2 DE1 sin अल्फा वाले, साइन वाले एक दूसरे को कैंसिल। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपके पास किधर बचा, ये जो दूरी है ये स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है इस प्लेट से, ठीक है, ये जो तार है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आपके पास किधर बचा, चालक तार के लंबवत, जो आपके पास आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार है उसके क्या बचा, लंबवत, यानी इसी डायरेक्शन में आया आपके पास विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास किधर प्राप्त हुई, चालक तार के लंबवत, यानी इसका जो रिजल्ट निकला हमारे पास, हम जो पढ़ रहे हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र चालक तार के, या आवेशित तार लिख सकते हो, आवेशित तार के लंबवत प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है। यह हमारा पहला पॉइंट इसका था, यानी हम जो पढ़ रहे हैं गाउस नियम का अनुप्रयोग, गाउस नियम का अनुप्रयोग। उसमें पहला अनुप्रयोग क्या था, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालना। तो विद्युत क्षेत्र की पहले हमने क्या निकाली, दिशा, अनंत लंबाई का तार लिया, उसकी हमने क्या निकाली, दिशा, और दिशा की तरह ही चालक तार के लंबवत प्राप्त हुई, चालक तार के लंबवत। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, किसकी सहायता से, गाउस नियम की सहायता से। किसकी सहायता से, गाउस नियम की सहायता से। गाउस नियम की सहायता से अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो अब हमें मान निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण। ये आपके पास किससे निकालना है, गाउस नियम से। किसकी सहायता से हम निकालेंगे, गाउस नियम की सहायता से। तो ये आपके पास अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है। ये आपके पास अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है। इसके कारण हम क्या निकालने वाले हैं अभी, विद्युत क्षेत्र का मान, यानी बी पॉइंट में विद्युत क्षेत्र का मान। तो इसके लिए हम कहां पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसके ओरिजिन से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यानी यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है स्मॉल r दूरी पर। किसकी सहायता से निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान किसकी सहायता से, गाउस नियम से, गाउस नियम से। अब देखो गाउस नियम क्या क्या बताता है। पहली बात, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स बताता है। दूसरा, गाउस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। अब ये बंद पृष्ठ हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। स्मॉल r दूरी पर बिंदु जो P ले रहे हैं वहां पर हम क्या बनाएंगे,
गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। पहले गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। और गाउसीय बंद पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। लंबाई के अनुदिश होना चाहिए, जो आपके पास लंबाई ले रहे हो उसकी क्या होना चाहिए? अनुदिश होना चाहिए। तो इस प्रकार ये गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, इस लंबाई की क्या हो गया? अनुदिश। इसकी लेंथ मैं कितनी मान रहा हूं? L। जो आपने गाउसीय बंद पृष्ठ बनाया इसकी लेंथ कितनी होगी? L। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गया? R। और बिंदु कितना हो गया? P हो गया। ठीक है, देखो अब इसके टोटल कितने पृष्ठ हो गए? 3। यानी हमें निकालना विद्युत क्षेत्र का मान किसके कारण? अनंत लंबाई की रेखा अवशेष चालकता के कारण। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि गाउसीय बंद पृष्ठ, गाउसीय बंद पृष्ठ जिसकी लंबाई कितनी है? L। और रेडियस कितनी है? R। गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं क्योंकि किसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हमने गाउस नियम से। तो गाउस नियम किसके लिए लागू होगा? बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। तो इसके लिए हम पहले गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब देखो इसके टोटल कितने पृष्ठ हो गए? इसके 3 पृष्ठ हो गए। ऊपर वाला भाग है S1, नीचे वाला भाग है S2 और ये बीच वाला भाग है कौन सा हो गया? S3। अब जो गाउस का नियम था वो क्या था? phi equal to summation q upon epsilon naught। यानी ये क्या बताता है? बंद पृष्ठ का फ्लक्स बताता है, बंद पृष्ठ का फ्लक्स। और एक हमारे पास बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या आया था? E डॉट ds। यानी ये फ्लक्स की परिभाषा से और ये गाउस नियम से। अब दोनों समीकरण को हम बराबर लिख सकते हैं। तो कितना आएगा? E ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर टोटल कितने पृष्ठ हो गए? 3। 1 2 3। तो ये फ्लक्स भी कितने आएंगे? 3 फ्लक्स आएंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन क्लोज S1 E डॉट ds पहले पृष्ठ के लिए प्लस इंटीग्रेशन क्लोज S2 E डॉट ds दूसरे पृष्ठ के लिए प्लस इंटीग्रेशन क्लोज S3 E डॉट ds तीसरे पृष्ठ के लिए बराबर। यानी इसको मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 में। 1 2 3। क्योंकि हमारे पास पृष्ठ कितने हैं? 3। तो फ्लक्स भी कितने आएंगे? 3 आएंगे बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपके पास एक समस्या हो सकती है कि ये जो गाउसीय बंद पृष्ठ आपने बनाया है, गाउसीय बंद पृष्ठ बनाया है गाउस नियम लगाने के लिए, ये बेलनाकार क्यों हुआ? क्योंकि गाउस के नियम की एक कंडीशन होती है कि जो आवेश वितरण है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी जो चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यानी इस बीच वाले पृष्ठ पर, ऊपर वाले पृष्ठ पर और नीचे वाले पृष्ठ पर चार्ज क्या होना चाहिए? आवेश क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी गाउस का नियम लागू होगा। अगर आप इस प्रकार का गाउसीय बंद पृष्ठ बनाते हैं यहाँ, तो ये लागू नहीं होता क्योंकि चार्ज क्या नहीं होता? समान, सममित नहीं होता। सममित प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वही आएगा, यहाँ निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ निकालोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि ये कैसा है? गाउसीय बंद पृष्ठ, सममित गाउसीय बंद पृष्ठ है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन क्लोज E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्लोज डॉट हटा दिया इससे इनटू E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्लोज S3 के लिए E ds cos थीटा बराबर है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये थीटा किसके बीच एंगल है? ये थीटा E ds के बीच के एंगल S1 पृष्ठ पर। देखो S1 पृष्ठ पर चलो, E की डायरेक्शन किधर होगी? जैसे मैंने यहाँ इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश लिया, इसका पूरा भाग कितना ऊपर वाला S1, इसका छोटा सा अल्पांश कितना लिया मैंने? ds1। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? देखो ऐसे पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ है तो अभिलंबित ऊपर की ओर होगी, यानी इसकी डायरेक्शन होगी अभिलंबित ऊपर की ओर ds1। और विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस डायरेक्शन में E, क्योंकि प्लस है ना, प्लस से बड़ी रेखाएं निकलेंगी इधर, तो इस साइड में होगा और इसकी डायरेक्शन अभिलंबित ऊपर की ओर। तो यहाँ एंगल कितना बना? 90 का। S1 पृष्ठ पर E और ds के बीच एंगल कितना है? 90, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। दूसरा S2 पृष्ठ के लिए देखो नीचे वाला पृष्ठ ऐसे है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश अभिलंबित नीचे की ओर,
इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर ds2। विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा क्योंकि प्लस से बदल रेखाएं निकलेंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा ई वेक्टर। देखो ये डायरेक्शन आपको ध्यान से समझनी है। ये पृष्ठ आप इसको कैसे मान सकते हो, ऐसे मान लो इसको, ये ऐसे है तो अभिलंबवत बाहर की ओर बताया था मैंने क्षेत्रफल सदिश पहले वीडियो में, तो अभिलंबवत बाहर की ओर नीचे की ओर ऐसे, अंदर नहीं जाना इस बेलनाकार पात्र के। फिर ऐसे ही इसका ऊपर की ओर है, ठीक है, तो ऊपर की ओर, अंदर की ओर नहीं जाना, अभिलंबवत बाहर की ओर। जो आपका गाउसियन बंद पृष्ठ वो किस प्रकार का है, बेलनाकार, बेलनाकार आपका गाउसियन बंद पृष्ठ सिलेंड्रिकल टाइप का। तो S2 के लिए देखो कितना डिग्री का एंगल बना यहाँ 90 का, थीटा बराबर 90 डिग्री। तीसरे के लिए इसका एक आप एरिया काटोगे तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पृष्ठ ऐसे है, बीच वाला वक्र पृष्ठ जो कर्व एरिया है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो ये ds और विद्युत क्षेत्र भी किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना बना 0 डिग्री। तीसरे पृष्ठ के लिए एंगल कितना बना, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत ऊपर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर। समझ गए बात। पहला वीडियो देखना क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र तो एक ही तरफ है, इधर भी ऐसे निकल रहा है, इधर भी ऐसे निकल रहा है। तो cos 90 0, cos 90 यहाँ रखो 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगी, क्या लिखोगे आप 0 प्लस S3 e ds। cos 0 की वैल्यू 1 बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब समेशन q कितना है, फटाफट देखो समेशन q हम कैसे निकालेंगे, इस लंबाई कितनी है l, तो रेखीय आवेश घनत्व है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया है रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व काम में क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि एक रेखा पर आवेश है, एक रेखा पर आवेश है। तो लैम्डा बराबर कितना था q अपॉन l, लंबाई कितनी ले रहे हैं हम l। तो यहाँ टोटल चार्ज के लिए समेशन, तो समेशन q इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं लैम्डा l, समेशन q इक्वल टू लैम्डा l। टोटल चार्ज एक रेखा में आवेश है, एक रेखा पर आवेश है तो रेखीय आवेश घनत्व है। पृष्ठ पर होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व है, आयतन में होगा तो आयतन आवेश घनत्व है। पिछला वीडियो है, वीडियो नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन क्लोज e ds, समेशन q किस जगह कितना लिखोगे लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आ गया, अंदर कितना बच गया ds, तो लैम्डा l बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखो, अभी जो बीच वाला आपने अल्पांश लिया है, ये अल्पांश लिया है, इस टोटल वक्र पृष्ठ कितना होता है, यानी ऊपर वाला गोलीय भाग हट गया, नीचे वाला गोलीय भाग हट गया आपका बेलनाकार पात्र का, जो अंदर वक्र पृष्ठ बचा है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, यानी इसको आप समाकलन करोगे तो 2 पाई r, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है टोटल भाग का कितना होता है 2 पाई r, क्योंकि ये तो एक अल्पांश का है ना, हमें तो पूरे का निकालना है। तो e into 2 पाई r l बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन, n से l कटेगा तो e इक्वल टू कितना बच गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र कितना बच गया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। अब देखो जब हम इसको और सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा हमारे पास E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो क्या आएगा E इक्वल टू 2 लैम्डा, एक मिनट ये r भी है साथ में, ये r E इक्वल टू लैम्डा नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो कितना आया 2 लैम्डा, नीचे ये कितना बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में r। अब पहले चैप्टर मैंने k की वैल्यू कितनी बताई कूलॉम नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू कूलॉम नियम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिखूंगा k। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, सदिश रूप में लिख रहा हूं 2
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 क्या लिखूंगा कि 2k लैम्डा और नीचे क्या आ गए r। ये आपके पास अनंत लंबाई के रेखा की आवश्यक चालकता के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा अपॉन r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए भी, इसको लास्ट में मेमोराइज करना होगा, आपको याद करना है आपको डायरेक्ट, ठीक है। यूनिट वेक्टर बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। लैम्डा क्या है, लैम्डा रेखा की आवेश घनत्व है, ठीक है। k क्या है, k कांस्टेंट कूलॉम नियम में काम में है 1/4 r के r दूरी, इस सेंटर से ये दूरी बिंदु P तक की दूरी, जितनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र निकालें, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर r लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे e, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती अति प्रवलयकार ग्राफ। यानी संबंध कैसा हुआ, व्युत्क्रमानुपाती, यानी E1/r, यानी संबंध हो गया व्युत्क्रमानुपाती और ग्राफ कैसा आ गया, अति प्रवलयकार, अति प्रवलयकार E और R के बीच, क्योंकि 2k लैम्डा 3 क्वांटिटी कांस्टेंट है और E और R में कैसे संबंध आ गया, अति प्रवलयकार व्युत्क्रमानुपाती। ये टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग में पहला पॉइंट है कि अनंत लंबाई की रेखा आवश्यक चालकता के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो पहले हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली, वो किधर आया, चालकता के लंबवत। दूसरा विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना है, 2k लैम्डा अपॉन r। ये हमारा गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दूसरा अनुप्रयोग हमें पढ़ेंगे।